नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रकाश से। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है तथा यह हमें देखने में सहायता करता है, मदद करता है। जो संपूर्ण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके 380 तरंगदैर्घ्य से लेकर 780 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरण के लिए हमारी आंखें सुग्राही होती हैं, जिनको देख सकती हैं, और इसी ही प्रकाश कहा जा सकता है। पिछली कक्षा में हमने परावर्तन को पढ़ा था। परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है या टकराती है तो वह कोण से मुड़कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या सीधा कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से, जैसे शीशा या जल की सतह से टकराती है तो वह किसी कोण पर मुड़ जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देते हैं, और परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों की क्या होती है? रचना होती है, या प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो परावर्तन के कारण ही होता है। अब दरअसल हमें यहाँ पर जो दर्पण है, अब दर्पण भी कई प्रकार के हैं, राइट? तो किस दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसको हम बहुत ही एक विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दर्पण के जितने भी प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, और उन दर्पणों को एक एक दर्पण को उठाएंगे, राइट? उस दर्पण की विशेषताएं क्या हैं, राइट? उसका महत्व क्या है, और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताएं क्या हैं। इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ जो बेसिक है उसको भी पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि दर्पण क्या होता है, राइट? देखिए, वह परावर्तक पृष्ठ जो लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते, उसी परावर्तक पृष्ठ को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। और दर्पण जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दर्पण वह युक्ति होती है जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। उसे ही दर्पण कहते हैं। और दर्पण को जो दर्शाने का तरीका है वो इस तरीके से होता है, राइट? जिस तरीके से हम इस तरीके से लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक शीशा हो जाएगी, और शीशा की जब हम दूसरी सतह को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, तो उससे ही क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। तो जिस तरीके से हम ये इस तरीके से निशान लगाते हैं, ये हो जाएगी पॉलिश की हुई सतह। तो दर्पण वह परावर्तक सतह या वह चिकनी सतह होती है जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं। यदि परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल होती है। यदि परावर्तक सतह क्या है? समतल है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है, राइट? जैसे इस तरीके से, तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के भी फिर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यदि जो परावर्तक सतह है वो गोलीय है और अंदर की ओर क्या है? झुकी हुई है या अंदर की ओर दबी हुई है, तो उसे अवतल या कॉनकेव दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ ऊपर की बाहर की ओर उभरी हुई है तो उसे उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण कहते हैं। और यदि कोई परावर्तक सतह कैसी है? परवलयाकार है, राइट? तो उसको भी क्या कहा जाता है? परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, वह परावर्तक सतह, जब परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, राइट? तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। अब मोस्ट आईएमपी, यहाँ से आपसे
5 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। या समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताएं बताइए या गुणधर्म बताइए, या समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाइए। ये 5 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब रचना होती है या प्रतिबिंब बनता है उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसमें से ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव कैसा, आभासी होता है तथा कैसा होता है, सीधा होता है। राइट। अब यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या है, दरअसल मैं इसको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। राइट। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है। अर्थात जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपका प्रतिबिंब बन रहा है, और जैसे ही आप दर्पण से हटेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। तो पहली चीज यही याद रखनी है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं और सीधी होते हैं। राइट। दूसरा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। अर्थात जो गोलीय दर्पण है, जैसे अगर हम देखें तो जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उनसे जो प्रतिबिंब है वो कई बार वस्तु से बड़े बनते हैं, वस्तु से छोटे आकार के बनते हैं, लेकिन समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर में होता है। और तीसरी चीज उसकी स्थिति। राइट। तो ये हो जाएगी यहाँ पर प्रकृति। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी एवं सीधा। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आभासी होती है, साथ ही साथ यह सीधा बनता है। राइट। फिर अगर आकार की हम बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। फिर तीसरा अगर स्थिति के पूछें तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होगी उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी एवं सीधा। फिर आकार क्या होता है, वस्तु के बराबर। कहां पर बनता है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु क्या होती है, रखी हुई होती है। साथ ही एक विशेषता और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई से दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य विशेषताएं अगर हम देखें, समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनकी अन्य विशेषताओं में देखिए, यदि 2 समतल दर्पणों को, राइट, यदि 2 समतल दर्पणों को अगर हम किसी एक विशेष कोण से क्या करते हैं, झुका कर रखते हैं, जैसे इनके बीच में ये हमने इन दोनों को क्या कर दिया, झुका दिया। राइट। तो यहां पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यदि किसी वस्तु को 2 समतल दर्पण जो कि थीटा कोण पर जो क्या है, झुके हुए हैं, उनके बीच में रख दिया जाए तो इस वस्तु के कृति प्रतिबिंब बनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर इस दर्पण का, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है उसका प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बनेगा, और इस वजह से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी संख्या 1 से अधिक होगी। तो यदि कोई वस्तु थीटा कोण पर रखे, समतल दर्पणों के बीच में रखी है, तो उनके द्वारा जो कुल प्राप्त प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 360 बटे क्या हो जाएगी, थीटा। अगर जैसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि यहाँ पर 2 प्रकाश जो है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से
30 डिग्री के कोण पर क्या है, रखे हुए हैं। तो बताइए, राइट, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए रखे हुए हैं। यदि इनके बीच में एक फुटबॉल रख दी जाती है तो फुटबॉल के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 360 बटे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, राइट। और यदि प्रतिबिंब सममित होते हैं तो हम -1 करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर 360 बटे क्या हो जाएगा, थीटा, अर्थात 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। अगली जो विशेषता है वो ये है कि यदि दोनों दर्पण, राइट, यदि दोनों दर्पण किसी थीटा पर ना होकर क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होंगे, तो उनके बीच में जो वस्तु है उसके बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, राइट। साथ ही जो समतल दर्पण है, राइट, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? पार्श्व परिवर्तित या लेटरल इन्वर्स होते हैं। अर्थात समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में बायां जो है वो दायां दिखाई देता है और दायां बायां दिखाई देता है, राइट। इसी वजह से जो एम्बुलेंस होता है उसको, उसके सामने आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है, एम्बू इस तरीके से, राइट। तो इसका कारण क्या है कि आप समझिए, जैसे ये कोई क्या है, ट्रक जा रहा है, अब यहाँ पर जो है इसका रियर व्यू मिरर लगा है, अब यहाँ से अगर क्या जा रही है, जैसे ये एम्बुलेंस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इस दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा, सीधा प्राप्त हो जाए, एम्बुलेंस, ताकि वो समझ जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और हो सकता है किसी की जान खतरे में हो तो वो क्या दे दे, साइट दे दे, राइट। तो इस तरीके से जो पार्श्व परिवर्तित होता है, इसी वजह से एम्बुलेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, राइट, बिल्कुल। ये एम्बुलेंस ये इस तरीके से लिखते हैं और इसका पार्श्व परिवर्तित क्या हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। जो रियर व्यू मिरर है उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर हमने समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है और समझ लिया है, राइट। अब हम यहाँ पर समतल दर्पण के दैनिक जीवन में जो उपयोग हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे, राइट। तो समतल दर्पण के जो उपयोग हैं उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, आईना हो जाएगा, जिस पर आप दिन का सबसे अधिक समय बर्बाद करते हैं, राइट। हर 10 घंटे में अपने आप को निहारते हैं। चलिए, मजाक कर रहा था मैं तो, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि आईना, प्रत्येक व्यक्ति तैयार होने के लिए जो घरों में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आईना होता है। तो आईने के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा, बहुदर्शी के रूप में या कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है और परिदर्शी या पेरिस्कोप में भी किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का होता है। अब हो सकता है कि जो परिदर्शी है, परिदर्शी पर 5 नंबर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिदर्शी क्या होती है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका महत्व क्या है, लिखिए। या बहुदर्शी क्या होती है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसका महत्व क्या है, लिखिए। तो हम यहाँ पर परिदर्शी और बहुदर्शी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा परिदर्शी, राइट। परिदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 समतल दर्पणों को प्रयोग किया जाता है। तो परिदर्शी में 2 समतल दर्पण जो हैं प्रयुक्त किए जाते हैं और इसमें 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री की क्या होता है, कोण पर रखा जाता है। इस वजह से क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जैसे ये क्या है, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर कोई सोल्जर है,
जो कि भारतीयों पर गोली मार रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, जब कभी भी युद्ध का मैदान होता है तो अगर कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में, सपाट मैदान है उसमें रहेगा, तो उसको कभी भी आके गोली लग सकती है। इसीलिए जो सैनिक होते हैं वो बंकरों में छुप कर क्या होते हैं, लड़ते हैं, ताकि अधिकांश जो गोलियां आती हैं वो बंकर से ही क्या होती हैं, टकराती है और उनकी जान क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अब मान लीजिए कि इस तरफ से भारतीय सैनिक जो है बंकरों में छुपे हुए हैं, अब सामने से जो कोई भी दूसरे सोल्जर है, पाकिस्तानी सोल्जर है, चीनी सोल्जर है, ये भारतीय सोल्जरों पर मिसाइल छोड़ने वाले हैं, रॉकेट लॉन्चर छोड़ने वाले हैं, ग्रेनेड फेंकने वाले हैं। भाई इसका पता कैसे चलेगा, जब ये सैनिक खड़े होकर इनको देखेंगे। और बाई चांस किसी सैनिक ने खड़े होकर देखने की कोशिश की, इतने में पता चला कि उसको गोली आके लग गई, तो उसकी तो जान जा सकती है। इसको रोकने के लिए परिदर्शी का प्रयोग करते हैं। परिदर्शी में दो समतल दर्पण होते हैं जिनको 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। इससे बाहर का जो भी नज़ारा है उसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, इस दर्पण का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब है ये हमारे सैनिकों को क्या होता है, दिखाई दे जाता है, जिससे हमारे देश के जो सैनिक हैं वो बंकर में बैठे बैठे ही बाहर शत्रु की गतिविधि क्या है, वो कहाँ पर गोली फेंक रहा है, कहाँ पर रॉकेट लॉन्चर फेंक रहा है, ये पूरा का पूरा पता चल जाता है। तो एक तो इसका प्रयोग यहाँ पर ये हो गया। तो कुल मिलाकर परिदर्शी दो समतल दर्पणों से बनी हुई एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दोनों दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, जिससे बंकर के बाहर जो भी शत्रु है उसकी गतिविधियों को देखा जा सके। इसके साथ ही पनडुब्बी के बाहर भी गतिविधियों को देखने के लिए परिदर्शी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। राइट। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर बहुदर्शी। देखिए बहुदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 3 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें 3 आयताकार समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। तो ये 60 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, और इनके बीच में तो 3 आयताकार समतल दर्पण होते हैं जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं, और इनके बीच में क्या है, कांच के जो टुकड़े हैं या फिर बेलनाकार पत्थर, एक ऊपर की ओर गोलाकार पारदर्शी जो है टुकड़ा रखा जाता है, और एक तरफ जो है वो कांच का टुकड़ा रख देते हैं। जैसे ही जो गोलाकार टुकड़ा होता है, पारदर्शी टुकड़ा होता है, उसको घुमाते हैं तो उससे कई प्रकार के जो रंग हैं वो प्रदर्शित होते हैं, और जिससे बच्चों को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें याद रखनी है। बहुदर्शी एक ऐसा युक्ति होती है जिसमें 3 आयताकार समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 60 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। राइट। और इनके घिरे हुए स्थान में कुछ रंगीन कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, साथ ही एक मोटी नली के अंदर इसको फिट कर देते हैं, जिसमें नीचे जो गोरे का टुकड़ा होता है वो गोलाकार पारदर्शी टुकड़ा होता है, और जब हम इसको क्या करते हैं, बार बार घुमाते हैं, तो उससे ये जो कांच के रंगीन टुकड़े हैं ये छोटे एवं बड़े साइज के दिखाई देते हैं। इस वजह से बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। अर्थात जो बहुदर्शी है वो एक मनोरंजन युक्ति है जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर समतल दर्पण के 3 प्रयोग थे। पहला क्या हो जाएगा, आईने के रूप में, दूसरा परिदर्शी के रूप में, और तीसरा क्या हो जाएगा, बहुदर्शी के रूप में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण की। तो देखिए वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो, उस दर्पण को ही क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। और जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी बृहद गोले का ही भाग होता है। अब चूंकि जो पॉलिश की हुई सतह अंदर की ओर दबी हुई है या बाहर की ओर उभरी हुई है, इस आधार पर जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा अवतल दर्पण जिसमें पॉलिश की हुई सतह जो है वो अंदर की ओर क्या होती है,
धसी हुई होती है, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब दरअसल उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे, राइट, उनकी समतल दर्पण के समान अलग अलग स्थानों पर अगर वस्तु को उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर अगर अलग अलग स्थितियों में रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब भी क्या होते हैं, अलग अलग आकृति के एवं आकार के, प्रकृति में अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनसे संबंधित जो भी शब्दावली है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और हमारे जो सिलेबस में उसमें मेंशन है दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसीलिए प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम यहाँ पर दर्पण संबंधी प्रमुख शब्दावली में दर्पण का ध्रुव क्या होता है, राइट, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, राइट, फिर वक्रता त्रिज्या, राइट, आर क्या होती है, फिर फोकस क्या होता है दर्पण का, फिर फोकस दूरी क्या होती है, राइट, फिर मुख्य अक्ष क्या होती है, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनके साथ ही हम यहाँ पर जो प्रतिबिंब हैं, राइट, प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इस शब्दावली को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है ताकि अवतल दर्पण से जो 6 स्थितियां बनती हैं और उत्तल दर्पण से जो 6 स्थितियां बनती हैं और जाकर यही जो है एक तरीके से लेंस में भी हमको पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ यदि 3 नंबर से 5 नंबर से 11 नंबर का कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको इतने अच्छे से लिखेंगे आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, राइट। और मैं चाहता हूं कि आप मुख्य परीक्षा में फिजिक्स को लिखने का तरीका समझें कि कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे लिखने हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी इमेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी डायग्राम्स हैं उनको आपको बताता चलाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव। तो दर्पण से संबंधित सबसे पहली जो शब्दावली है उसमें क्या हो जाएगा, ध्रुव। अब ध्रुव किसे कहते हैं वो समझिए। देखिए दरअसल जो जितनी भी शब्दावली हैं वो क्या होती हैं, अगर हम देखें कोई भी जो दर्पण होता है, राइट, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वो देखा जाए तो एक बड़े गोले का ही क्या होता है, भाग होता है, राइट। अब इसमें से अगर हमने इतना भाग ले लिया, जैसे हमने इतना जो भाग है ये दर्पण हो जाएगा और बाकी का जो भाग है वो हमने क्या कर दिया, काट दिया, राइट। इसको हमने एक तरफ से पॉलिश कर दिया, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा, राइट। और इसी से संबंधित जो जितनी भी चीजें हैं वो हमको यहाँ पर समझती जानी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा जो नेचर है जिससे हम काट कर जो है यहाँ पर जितनी भी संबंधित शब्दावली है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ध्रुव किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण का, राइट, जो दर्पण का परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर इतना बड़ा दर्पण है ये, तो इसकी जो परावर्तक सतह है, राइट, तो किसी भी दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं। अगर छोटी परावर्तक सतह है तो इसका जो केंद्र बिंदु है भाई ये यहाँ पर होगा, अगर बहुत बड़ा है तो यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी गोलीय दर्पण, ठीक है, आप परिभाषा को ध्यान रखें, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, राइट। जैसे ये यहाँ पर कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, तो इसमें ये इसका ध्रुव हो जाएगा जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, और ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में यहाँ पर ये ध्रुव हो जाएगा जिसको किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। क्लियर।
अब दूसरा हम देखते हैं वक्रता केंद्र। जैसा कि मैंने बताया था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोले का ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई गोलीय दर्पण इस गोले का भाग है, राइट, तो इस गोले का जो केंद्र होगा उसको ही दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक गोला है और इसका केंद्र बिंदु ये, इस गोले का केंद्र ये है और ये इस गोले से ही हमने यहाँ पर क्या बनाया है, दर्पण बनाया है। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, राइट। पहली चीज ध्रुव मैंने क्या बताया था कि किसी भी दर्पण की जो परावर्तक सतह है उस परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा ध्रुव। अब ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, या जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसको सी से दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी। अगर आप इसको एग्जाम में लिखें तो सीधा लिखें इस तरीके से डायग्राम बना के, राइट, ये हो जाएगा यहाँ पर पी और ये जिस गोले का भाग है यहाँ पर कहीं क्या होगा, सी होगा ये, राइट। और अवतल दर्पण में इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस भी दाईं ओर होता है और वक्रता केंद्र भी क्या होगा, दाईं ओर होगा। तो ये जो दो इमेजेस हैं, एक इमेज ये हो जाएगी और एक इमेज ये हो जाएगी। इन दोनों इमेज को अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखें, राइट। तो वक्रता केंद्र कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, जिस वृहद गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का कहते हैं वक्रता केंद्र, और जिसको किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। अब हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होता है, राइट, गोलीय दर्पण जिस बृहद गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु। तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दरअसल इसे ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या या आर कहते हैं। और अगर आप ये भी समझो तो गोले का अगर ये केंद्र है तो इससे यहाँ तक की जो दूरी है, चाहे यहाँ तक की दूरी चाहे यहाँ तक की दूरी, ये सभी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। तो ये जैसे हमारा दर्पण है तो दर्पण से जो वक्रता केंद्र होता है, राइट, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, दर्पण से जो वक्रता केंद्र होता है तो परावर्तक सतह से वक्रता केंद्र हमेशा समान दूरी पर होता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बड़े गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे ही क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, राइट। अब हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, जैसे देखिए ये कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। अब अवतल दर्पण का ये हो जाएगा ध्रुव और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो किसी भी दर्पण के जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, राइट, इसी सीधी रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। और जो मुख्य अक्ष है ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, राइट, उस रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यह ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है, राइट, उत्तल दर्पण में। इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर सी और ये हो जाएगा पी। तो पी एवं सी से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है उसको ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा फोकस। तो गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, देखिए जब कभी भी किसी गोलीय दर्पण के
जो मुख्य अक्ष है, अब मैंने आपको समझाया था, अभी मुख्य अक्ष ये P हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो जब कोई भी प्रकाश किरण, राइट, दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर आपतित होती है, तो वह हमेशा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या होता है, फोकस कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसको F से दर्शाते हैं। यहां पर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके से ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P, और ये अगर इस तरीके से जो किरणें आपतित हो रही हैं, ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा फोकस। अब अगला हो जाएगा यहां पर फोकस। चलिए, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस जो दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कहने का मतलब जो फोकस होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं P के जस्ट बीच में ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है, राइट, ये फोकस दूरी है F, ये हमेशा RY क्या होती है, 2 होती है। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20, और यदि वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, राइट। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बाई 2। अर्थात यहाँ पर जो दर्पण का केंद्र बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। फिर दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, फोकस होता है, राइट। तो फोकस जो दूरी है वो क्या होगी, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये हमने यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, राइट, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हो सकता है कि 3 नंबर में पूछा जाए कि किरण आरेख क्या होता है। तो किरण आरेख के बारे में आपको महत्वपूर्ण रूप से 2 चीजें याद रखनी है। देखिए, जब किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसको किरण आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। दरअसल ये जो डायग्राम है ये एक क्या हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा, या ये एक डायग्राम जो बना ये किरण आरेख हो जाएगा। तो जब किसी भी दर्पण के द्वारा, राइट, किसी भी दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है, राइट, तो उसमें से जिन किरणों के माध्यम से उस प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, राइट। और किरण आरेख के निर्धारण के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो यह है कि किरण आरेख में किसी वस्तु से आती हुई जो कई प्रकाश किरणें हैं उनमें से कुछ प्रकाश किरणों को ही क्या किया जाता है, चुना जाता है, राइट। तो कुछ प्रकाश किरणों को चुना जाता है, और उन किरणों को चुना जाता है जिनका परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात में जिनकी दिशा हमें जानना क्या हो, आसान हो, ताकि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक है, आभासी है, ये हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझ सके, राइट। तो किरण आरेख में उन किरणों को चुना जाता है जिन किरणों या जो किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात में जिनकी दिशा जानना आसान होता है, राइट। और कई किरणों में से हम केवल उन्हीं किरणों को ही चुनते हैं, राइट। ये हो गया यहाँ पर किरण आरेख। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब का बनना। देखिए, प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या हुआ। सबसे पहली चीज तो जैसे 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, तो 3 नंबर में प्रतिबिंब निर्माण की अगर हम परिभाषा दें तो क्या होता है कि किरण आरेख में किसी बिंदु से जो आती हुई प्रकाश किरणें हैं, राइट, परावर्तन के पश्चात, राइट, जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण का ये हो जाएगा ध्रुव। अब ये यहाँ पर क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से ये आया, अब देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में ये प्रकाश किरण गई जिसका परावर्तन हुआ और ये इस दिशा में क्या हो गई, वापस आ गई, राइट। फिर ये जो प्रकाश किरण है ये इस दिशा से गई, राइट, इस तरीके से, और मुख्य अक्ष के जो समांतर है क्या हो गई, वापस आ गए। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप से क्या हैं, मिल रही हैं या वास्तविक रूप से मिलती हैं। तो जहाँ पर ये वास्तविक रूप से मिलती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। या फिर जैसे अगर हम देखें उत्तल दर्पण, राइट, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे ये किसी बिंदु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, राइट, इसका जो है इस तरीके से परावर्तन हो जाएगा, इसका इस तरीके से परावर्तन हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पर। अब ये किरणें अगर आप देखेंगे तो ये वास्तविक रूप से क्या है, मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब हम इनको धीरे धीरे पीछे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये इस बिंदु पर क्या है, मिलती हुई जो है प्रतीत हो रही है। राइट, तो यहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कि किरण आरेख में, राइट, किरण आरेख में किसी बिंदु से आती हुई जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, राइट। ये भी 5 नंबर में जो है पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किरण आरेख के माध्यम से समझाइए। तो हम सीधा कह सकते हैं कि किरण आरेख में अवतल दर्पण की ओर आती हुई प्रकाश किरणें, राइट, ये हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा ध्रुव और ये हो जाएगा सी। चलिए, तो अब देखिए किरण आरेख में किसी वस्तु ए बी से आती हुई प्रकाश किरणें, राइट, अपवर्तन के पश्चात में यदि वास्तविक रूप से मिलती हैं तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण का अपवर्तन यहाँ हुआ और ये इस दिशा में क्या हुई, परावर्तित हुई। ये प्रकाश किरण फोकस से होती हुई टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं ये वास्तविक रूप से क्या है, मिलती हैं। तो किरण आरेख में किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। जैसे आप मोबाइल से फोटो लेते हैं तो उस फोटो को आप एक तो स्टोर कर सकते हैं और उसको आप पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो इसके लिए भी हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, किरण आरेख में किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, राइट। ये उत्तल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो जब यहां से प्रकाश किरणें आएंगी उत्तल दर्पण में तो सीधी सी बात है इनका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। लेकिन अंतर समझिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि इस वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों का परावर्तन होने के पश्चात में वो दोनों किरणें क्या हो रही हैं, वास्तविक रूप से मिल रही हैं। और जहां पर वास्तविक
वास्तविक रूप से मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, यहां पर समझिए, यहां से प्रकाश किरणें आ तो रही हैं, परावर्तन के पश्चात में ये किरण जो है वो इस दिशा में जा रही है, ये किरण जो है इस दिशा में आ रही है। अब मुझे ये बताओ, एक किरण की दिशा जो है ऊपर की ओर है और एक की नीचे की ओर है, तो क्या कभी भी ये किरणें आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, राइट। परंतु यदि हम इन किरणों को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएं, जैसे अगर हम इस किरण को जो है पीछे की ओर बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये किरणें दर्पण के पीछे की ओर क्या होती हैं, मिलती हुई जो है वो प्रतीत होती हैं। ये यहां पर इस तरीके से इस फोकस पर। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य किरण तो ये है, किरण आई, परावर्तन से वो ऊपर चली गई, ये नीचे चली गई, तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये किरणें नहीं मिल रही, लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ये हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो किरण आरेख में किसी वस्तु से आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दर्पण में बना प्रतिबिंब, भाई दर्पण के सामने आप खड़े, आपका प्रतिबिंब बना, जैसे ही आप हट जाएंगे तो कोई दूसरे व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये इस दर्पण में मेरा ही क्या है, चित्र है। लेकिन जैसे ही आप दर्पण से हटे, आपका इमेज भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दरअसल जब भी ये प्रतिबिंब लगेगा, जब भी ये प्रतिबिंब बनता है, तो हमको लगता है कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे दर्पण में। जैसे आप दर्पण से हटेंगे, आपका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल कैमरा में आपने आपकी फोटो खींची, तो वो फोटो को आप पर्दे पर देख सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगले लेक्चर में जो उत्तल दर्पण है एवं उत्तल दर्पण है, उनसे जो 6 के 6 प्रतिबिंब बनेंगे और उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनेंगे, हम बाकायदा इस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि अगर कभी ये 5 नंबर में प्रश्न आ भी जाए तो आप विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छे से उसका किरण आरेख प्रस्तुत कर सके। क्योंकि अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो आपके नंबर कट जाएंगे, और अगर आपने जरा सी भी सावधानी रखी, अच्छा चित्र बना दिया, तो समझ ले आपके मैक्सिमम मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।